ओम नमः शिवाय। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जीत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैन बी डन में। थंबनेल से आप समझ ही गए हैं कि ये सेशन किस बारे में, सेशन इस बारे में कि क्या 45 डेज में एमपीटेट एग्जाम्स यानी कि मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता प्रतियोगिता वर्ग 1-2 ग्रेड 1-2 की तैयारी ऐसी की जा सकती है कि इस एग्जाम को क्लियर किया जा सके। तो आंसर इज यस, बिल्कुल की जा सकती है। पर वो कैसे होगी, इसके ऊपर ये सेशन है। तो सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और उन लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं जो इस एग्जाम को पहली बार देने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत लकी हैं, क्योंकि ये वैकेंसी अभी तक रेगुलर बेसिस पर नहीं आती है। लोगों को काफ़ी काफ़ी वेट करना पड़ता था, परंतु यदि आप अभी एलिजिबल हुए इसके लिए तो आपका मौका, आपके पास अपॉर्चुनिटी जल्दी आ गई है। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने 2018 का एग्जाम दिया था और वो XYZ किसी भी रीजन से इसको क्लियर नहीं कर पाए और उन्हें ऐसा लगता है वो असफल हो गए, तो उनके लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपको ये जानने और समझने की जरूरत है कि आप असफल नहीं हुए। आपने उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो रणनीति बनाई, वो रणनीति असफल हो गई। जब हम कोई बड़ा गोल लेते हैं अपनी लाइफ में, तो उस गोल को हम चेंज नहीं करते। अगर हम उसे अचीव नहीं कर पाए किसी वजह से, तो हम उस रास्ते को बदल देते हैं। यानी कि हमें आपको उस रणनीति में सुधार करने की जरूरत है। यदि आप अपनी रणनीति में सुधार कर लेंगे, जो जरूरी होगा, जो गलतियां पहले आपने की उनको दोबारा नहीं करेंगे और उस पर अमल करेंगे, मेहनत करेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता इस बार आपके भी कदम चूमेगी। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एग्जाम की तैयारी के लिए जो सबसे पहली चीज आपके पास होनी चाहिए, जो आपके हाथ में जो पेपर होना चाहिए, आपकी स्टडी टेबल पर जो मटेरियल होना चाहिए, या आपके मोबाइल में लैपटॉप में होना चाहिए, दैट इज सिलेबस। क्योंकि सिलेबस से हमको क्या मालूम पड़ता है कि एग्जाम में पूछा कहां से जाएगा। जो क्वेश्चन आएंगे वो पूछे कहां से जाएंगे, तो वो आपके सिलेबस में से आएंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको पढ़नी चाहिए वो आपको आपका सिलेबस पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो होने चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, यानी कि पुराने सालों में जो ये परीक्षा हुई है उसमें कौन से पेपर आए थे, वो पेपर्स आपके पास होने चाहिए। दूसरा काम सिलेबस पढ़ने का आपको क्या करना है, उन पेपर्स को आपको लगाना है, यानी कि उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो उससे कई फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि आपको समझ में आएगा कि भैया ये मेरा सिलेबस है, मतलब ऐसे से पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते ही आपको ये बात समझ में आएगी कि कैसे पूछा जाता है, यानी किस पैटर्न पे पूछा जाता है, किस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कि कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें सीधे सीधे डेटा पूछा जाता है कि आपसे पूछा गया कि फ्रांसिस बेकन का जन्म कब हुआ, उसका एक आंसर है, आपने वो आंसर पर सही टिक कर दिया, वो एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि वो एक फैक्ट था और आपको वो फैक्ट पता था। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, वो सारे कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। लिटरेचर में भी जो क्वेश्चन होते हैं कि भाई डार्थी ने एलिजाबेथ से ऐसा क्यों कहा, तो वो आपको जब कंसेप्ट पता होगा, जब चीज़ें पता होंगी कि ऐसा क्यों कहा, जब जो चीज़ें आपको सोचनी पड़े, जिसके ऊपर आपको कंसेप्ट अप्लाई करना पड़े, वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे ही आप इन पेपर्स को लगाएंगे, 2018 में लास्ट बार एग्जाम हुआ था, 2 बार हुआ, तो वो दो पेपर, वो उससे पहले जो 2016 में हुआ था वो, उससे पहले जब 2011 में हुआ था वो, उससे पहले 2006 में होता था। जितने पेपर आपके पास अवेलेबल हो उन पेपर्स को आपको लाएंगे तो आपको दो चीज़ें समझ में आएंगी। पहली चीज़ तो आपका स्तर क्या है, कि आप का जो आज का जो करेक्ट लेवल है नॉलेज बेस, वो कहाँ है, और जिस चीज़ को आप अचीव करना चाह रहे हैं, जो आपने गोल डिसाइड किया है, वहाँ तक जाने के लिए वहाँ तक में डिफरेंस कितना है, उस हिसाब से आपको अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी कि आज मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ पहुँचना चाहता हूँ 45 दिन के अंदर, तो मेरे पास इच्छा तो है यहाँ पहुँचने की, पर मुझे उसके लिए उस इच्छा को पूरा करने के लिए कितनी इच्छा शक्ति लगानी पड़ेगी कि मैं अपने उस गोल को अचीव करने लायक नॉलेज को इतने समय में एक्वायर कर पाऊँ। इसके लिए आपकी जो रणनीति है वो यहाँ से एक्चुअल में बनना स्टार्ट होगी कि किस रणनीति के तहत आपको पढ़ाई करने की जरूरत है और कितना आपको पढ़ने की जरूरत है। अब इसको आगे समझते हैं। अब आपने सिलेबस देख लिया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बना लिए, लेकिन तैयारी करने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, वो है कि आपका माइंडसेट जो है वो राइट होना चाहिए। यानी आपको राइट माइंडसेट से यहाँ पर मेरा क्या तात्पर्य है, राइट माइंडसेट मतलब पहले तो आपको डाउट छोड़ना पड़ेगा कि आपको डाउट है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। आप जब तक इस चीज़ से बाहर नहीं आएंगे तो आपके सफल होने की संभावना है जो वो आप खुद ही बहुत काफ़ी
हद तक कम कर लेते हैं। दूसरी चीज़ कि दे के देख लेता हूँ, हो गया तो मैंने मेरे 12 साल के टीचिंग करियर में आज तक कोई ऐसा बच्चे का कम से कम गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन तो नहीं देखा जो उसने कहा दे के देख लेता हूँ कि मेरा हो गया तो आपको अपनी सिंसियरिटी लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन और भी लोग पूछते हैं कि जैसे जो नया एस्पिरेंट है जो फर्स्ट टाइम एग्जाम को देगा, बोले सर मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ तो इस बार दे के देख लेता हूँ मेरा होगा या नहीं होगा, ट्राई कर रहा हूँ मैं। जो पुराना एस्पिरेंट है जिसने 2018 में दिया था उसका नहीं हुआ, उसको अलग डाउट है कि मेरा तो पिछली बार भी नहीं हुआ था, अब तो शायद पेपर और भी पहले से तो टफ ही आएगा, तो मेरा होगा कि नहीं होगा। तो पुराने के होने के चांस ज़्यादा हैं या नए के होने के चांस ज़्यादा हैं, ये एक सॉरी ये एक मिथ है। इसका टेन्योर से कोई लेना देना नहीं है। ये पेपर कौन क्लियर करेगा ये सीधे सीधे इस पर डिपेंड करता है किसने अच्छी रणनीति बनाई, किसने उस रणनीति पर अमल किया, किसने ढंग से मेहनत करी। तो जिसकी तैयारी अच्छी होगी वो उस एग्जाम को क्लियर करेगा। दूसरी चीज़, हम एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत इमोशनल होते हैं और जो हमारा जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो हमें बहुत हद तक इफेक्ट करता है, यानी कि लोग इफेक्ट करते हैं, हमारे जैसे भी हालात हो, आर्थिक हालात हो वो इफेक्ट करते हैं। तो here you need to remember one thing, that the only thing more important than health is your mental health। आपको मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी अपने अंदर ही आने वाले कम से कम 1.5 महीने के लिए लानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसे नहीं ला पाएंगे तो ना तो आप ढंग से पढ़ पाएंगे। तो इसलिए दुनिया के बारे में सोचना छोड़कर कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है वैसा क्यों हो रहा है, इन सब को छोड़कर आपको फोकस को कहाँ लगाना पड़ेगा, अपने सिलेबस पर लगाना पड़ेगा, अपने डेवलपमेंट पर लगाना पड़ेगा, अपनी तैयारी में उसको लगाना पड़ेगा। एक बार आपने ऐसा माइंडसेट डेवलप कर लिया कि आप आने वाले 1.5 महीने में कोई भी आउटर एनवायरनमेंट का कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या कोई भी चीज़ हो, वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, यानी कि मैं अब अपना जो पूरा फोकस है वो अपनी प्रिपरेशन पर और अपने डेवलपमेंट पर ही लगाने वाला हूँ या वाली। जैसे आपने राइट माइंडसेट डेवलप किया तो अगली चीज इसकी तैयारी शुरू करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल के नाम पर अभी तक क्या है, ऐसा मान के चलते हैं तो आपके पास सिलेबस है और आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो स्टडी मटेरियल में जो पहली चीज आपके पास होनी चाहिए दैट इज टेक्स्ट। टेक्स्ट से मेरा कहने का तात्पर्य है ओरिजिनल टेक्स्ट। ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ें। जिस बच्चे का सिलेक्शन होता है नहीं होता है उसमें एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि जिसका नहीं होता है उन सबने समरी पढ़ी होती है, और जिस बच्चे का होता है उसने टेक्स्ट भी पढ़ा होता है और समरी भी पढ़ी होती है। लेकिन ज्यादातर पैटर्न तैयारी करने वाले बच्चों में ये देखा जाता है कि वो समरी पढ़ लेते हैं। पहले वो जैसे ही होता है मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है, नोटिफिकेशन आ जाता है, नोटिफिकेशन आने के बाद वो समरी पढ़ना शुरू कर देता है कि ये ऐसे मैं इसकी समरी पढ़ लेता हूँ, ये वाली किताब है मैं इसकी समरी पढ़ लेता हूँ, मैंने समरी पढ़ ली, अब मुझे इतना समझ में आ गया कि हाँ मुझे मोटी मोटी पिक्चर समझ में आ रही है, और मोटी मोटी पिक्चर समझ में आने के बाद फिर वो क्वेश्चन ढूंढना शुरू करता है। बाजार में किताबें ढूंढता है, एक किताब खुलता है उसमें एक टॉपिक होता है उसके पीछे 50 क्वेश्चन लिखे मिलते हैं, फिर कोई दूसरी किताब देखता है उसमें भी 50 क्वेश्चन लिखे मिलते हैं, 40 क्वेश्चन दोनों में सेम होते हैं, 10 क्वेश्चन का डिफरेंस होता है। तो ऐसा करते 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 उसे लगता है कि मैं अपनी तैयारी एक सही दिशा में कर रहा हूँ। ये एक राइट अप्रोच नहीं है, आपको टेक्स्ट पढ़ना ही पड़ेगा। आपने जो सपना देखा है, आपने सपना देखा है टीचर बनने का, आप टीचर बनना चाहते हैं, यदि आप ये ओरिजिनल टेक्स्ट को नहीं पढ़ेंगे तो यदि आप गलती से टीचर बन भी गए तो आप बच्चे को क्या पढ़ाएंगे। आप ये अगर कुंजी से पढ़ रहे हैं, पहले कुंजियाँ चलती थी जो कि कुंजी से पढ़ रहे हैं, गाइड से पढ़ रहे हैं, और आप ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं पढ़ रहे हैं, आप IMP बेस्ड ही पढ़ रहे हैं, तो बच्चे को जाके क्या पढ़ाएंगे। जब आपने टेक्स्ट खुद ही नहीं पढ़ा हुआ तो बच्चों को आप टेक्स्ट पढ़ाएंगे। ये एक फूड फॉर थॉट है, इस बारे में आपको सोचने की जरूरत है। सपना आपने बड़ा देखा है, चुनौती आपने बड़ी ली है, सफलता क्योंकि आप बड़ी चाहते हैं तो आपको उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट को पढ़ें, और लोगों को लगता है बहुत बड़ा टेक्स्ट है, बहुत बड़ा टेक्स्ट है, बहुत बड़ा टेक्स्ट है नहीं, इसको हम आगे समझेंगे। दूसरी चीज जो आपको पढ़नी है दैट इज NCERT 6 to 12 इंग्लिश, यानी कि क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है, आपको इंग्लिश ही पढ़ना है, इंग्लिश ही पढ़ाना है, तो 6ठी से लेके 12वीं तक की NCERT की जो किताबें हैं उसको आप चाहे तो फिजिकल कॉपी मंगा सकते हैं, अदरवाइज डाउनलोड कर लें, नेट पर सब उपलब्ध है, पूरा टेक्स्ट भी उपलब्ध है, इनको आप डाउनलोड कर लें और इनको आप पढ़ना शुरू करें। NCERT की किताब पढ़ना क्यों जरूरी है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा जो सिलेक्शन हो गया जिनका, वो भी कई बार ऐसा बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, सब तो नहीं बोलते, बट जिनका नहीं हुआ वो इस बार उनको बड़ी शिकायत है 2018 के पेपर से कि सर आउट ऑफ सिलेबस आया था, सर बहुत सारे क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। तो मेरे दोस्तों आपको ये बात समझने की जरूरत है कि आपको टीचर बनना चाहते हो, आपको पढ़ानी है 11वीं 12वीं, आपको पढ़ानी है 6ठी से लेकर 10वीं तक अंग्रेजी,
तो आप सिलेबस सिर्फ उस सिलेबस को मान रहे हो कि जितने राइटर्स के नाम, जितने टॉपिक्स के नाम, जितनी पोएम्स के नाम लिखे हैं वो आपका सिलेबस है। जो आपको पढ़ाना है वो भी तो आपका सिलेबस है। यदि आप अपने माइंड को ब्रॉडन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो भी आपका सिलेबस है। तो इसीलिए अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने पर समझ में आएगा कि मेरी जानकारी के हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से तो पेपर अच्छा आया था, ठीक ठीक पेपर था, तो कुछ आउट ऑफ सिलेबस जैसा उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। ये दो चीज़ें आपका बेसिक मटेरियल होना चाहिए स्टडी करने का, जो स्टडी मटेरियल की आपको ज़रूरत है इनिशियल डेज में। इनिशियल डेज में आपने करने के लिए आपके पास बेसिक स्टडी मटेरियल हो गया। अब आगे क्या करने की जरूरत है? आगे आपको जरूरत है रूटीन बनाने की। आगे आपको रूटीन बनाने की जरूरत है कि कैसा रूटीन बनाया है कि मुझे कितना पढ़ने की जरूरत है। तो ये जो रणनीति बनाई गई है इस हिसाब से बनाई गई है कि आप मान के चल लेते हैं कि आप आउट ऑफ टच हैं पढ़ाई के। आप मान के चलते हैं कि आज आपका पहला दिन है तैयारी करने का और आपके पास टोटल मिलाकर 45 दिन का समय है। तो रूटीन बनाने के लिए इस हिसाब से कि आप सुनिश्चित कर पाएं कि जिस दिन आप एग्जाम देने जाएं तो आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये एग्जाम मैं क्रैक कर लूंगा, इसमें आपको कोई डाउट ना हो। तो इसके लिए कम से कम आपको 40 मिनट्स के 8 सिटिंग्स या 8 सेशन में आपको तैयारी करनी होगी। और ऐसा लगता है आपको ज्यादा है तो इसको जोड़ के देख लेते हैं कि 40 मिनट के लिए आप सेशन होते हैं तो ये 320 मिनट होते हैं। 300 मिनट का मतलब होता है मोटा मोटा 5 घंटा 20 मिनट, यानी 5.33 आवर्स समझ सकते हैं उसको, 5 घंटा 20 मिनट। तो 5.5 घंटे पढ़ना तो बनता है। समय आपके पास कम है तो कम से कम 5.5-6 घंटे तो आपको पढ़ना चाहिए और आपकी नौकरी लग जाएगी तब भी जाके आपको 6-7 घंटे पढ़ाना ही है। तो इसके लिए आप अपने आप को मेंटली अपने माइंडसेट को प्रिपेयर कर लें कि इफ यू रियली वांट टू क्लियर दिस एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स देन फ्रॉम नाउ यू नीड टू स्टडी एटलीस्ट 5 to 6 hours on daily basis with the right approach, right mindset and under the right strategy। कि आपकी जो रणनीति है वो ऐसी होनी चाहिए जो आपको इस एग्जाम में सफलता दिला दे। अब 8 सेशन आपको चाहिए तो सेशन देखते हैं कि वो सेशन कैसे होने चाहिए। शुरुआत करें आप टेक्स्ट से। टेक्स्ट से यहाँ पे मेरा मतलब है ओरिजिनल टेक्स्ट जो आपके सिलेबस में उस टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करें। अभी मैं समरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। यानी कि आपके सिलेबस में कोई पोएम है तो पोएम की समरी पढ़ने की अभी आपको जरूरत नहीं है, आप उसके टेक्स्ट को पढ़िए। आपको नहीं समझ में आ रही है बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसकी एक बार रीडिंग तो लगाइए। आप रीड करना शुरू करेंगे धीरे धीरे ऑटोमेटिकली चीजें आपकी चेंज होना शुरू हो जाएंगी। दूसरी चीज आपको पढ़ने की जरूरत है एनसीईआरटी, यानी कि 6th क्लास की किताब से शुरू करें और उसको रीड करना स्टार्ट कर दें। ये जिस भी रीडिंग की मैं बात कर रहा हूँ इनिशियल में, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। और इसकी तैयारी करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा क्योंकि आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो पढ़ना आपके लिए लोड लेना नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आप इसको जितना इस जर्नी को आनंददायक बनाएंगे, जितना आप उस रीडिंग को एंजॉय करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा, उतने ही ज़्यादा आपके नंबर आएंगे, उतना ही आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एनसीईआरटी पढ़ें, उसमें आपकी मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, इस चीज़ का बिल्कुल नोट मत लें। आपका टेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करें, उसमें इनिशियल डेज में आगे बिल्कुल नोट मत लेंगे, ये तो मुझे बात समझ में ही नहीं आ रही कि ये पोएम का मतलब क्या है, ये जो नॉवल में लिखा है इसका मतलब क्या है, ये स्टोरी में लिखा है इसका मतलब क्या है। आप सिर्फ उसे पहली बार में रीड करें। तो पहले 40 मिनट्स आपको टेक्स्ट पढ़ना है, फिर आपको क्या पढ़ना है, हर सेशन के बीच में कम से कम 20 मिनट का गैप होना चाहिए, 10 मिनट खुद को रिलैक्स करें। उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको पढ़ने हैं राइटर्स। राइटर्स कहाँ से शुरू करना है, जो आपके सिलेबस, जो सिलेबस है आपका, उसमें जो पोएम है जिसने लिखी है वो आपका मेन राइटर है, उसमें कोई प्ले है जिसने लिखी है वो आपका मेन राइटर है, उसमें ऐसे है वो जो ऐसे जिसने लिखा है वो मेन राइटर है। तो ये जो राइटर्स हैं तो आपको ये माइंडसेट को, इनको जिस तरह से हम अभी तक डील करते आए हैं उसमें थोड़ा सा आपको अपनी अप्रोच में चेंज लाना होगा। अभी आपके लिए वो एक ऑब्जेक्ट है कि ठीक है फ्रांसिस बेकन मेरे सिलेबस में, मुझे फ्रांसिस बेकन को रटना है कि फ्रांसिस बेकन मैं याद कर लूँगा, फ्रांसिस बेकन कब पैदा हुए थे, फ्रांसिस बेकन की डेथ कब हुई, फिर आप रट लेंगे कि अच्छा ये वाला जो एस्से है ये कौन सी सीरीज में पब्लिश हुआ था, उनके मेन वर्क्स क्या थे। आप जैसे ही इस माइंडसेट को ब्रेक कर, इस बैरियर को ब्रेक करके आपको ये बात
जिस दिन समझ में आएगी कि उस व्यक्ति का नाम, मतलब आपको उस एग्जाम को निकालने के लिए उस व्यक्ति को पढ़ना पड़ रहा है, तो मतलब उसने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट किया है। इतिहास में हर किसी का नाम तो दर्ज होता नहीं। हिस्ट्री इज एविडेंट दैट only names of such people are registered who have did something that when they leave this world other people write about them। या तो ऐसा कुछ कर जाओ कि आपके जाने के बाद लोग आपके बारे में लिखते रहें। दूसरा एक और तरीका है अमर होने का, यानी हिस्ट्री में अपने नाम को लिखवाने का, कि आप ऐसा कुछ लिख जाइए कि आपके जाने के बाद लोग आपको पढ़ते रहेंगे। तो ये तो राइटर्स हैं, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज का इन्होंने साहित्य लिखा है, तो इनसे अपना रिलेशन, इन्हें ऐसे अपना दोस्त मानना शुरू करें। इन्हें आप ऐसा मानना शुरू करें कि जिनके बारे में आपके मन में जिज्ञासा होना चाहिए कि लेट्स नो मोर अबाउट दिस पर्सन, लेट्स नो मोर अबाउट फ्रांसिस बेकन, लेट्स नो मोर अबाउट विलियम शेक्सपियर, व्हाट आर हिज अचीवमेंट, व्हाट आर हिज मेजर वर्क्स, व्हाट आर द मेजर लाइफ इंसिडेंट्स ऑफ दैट पर्सन। उस व्यक्ति की लाइफ की जर्नी कैसी थी, उसको जब आप इस दिशा से देखना शुरू करेंगे तो 40 मिनट एक व्यक्ति को समझने के लिए, एक व्यक्ति में जानने के लिए एक बार की सेटिंग में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप उसे रटने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं होगा, आपके पास एक डेटा रहेगा और आपका मन फिर भी घबराएगा, पता नहीं क्या पूछ ले, तो ऐसा तो नहीं मैंने कोई चीज छोड़ दी। तो आपको अपनी अप्रोच को चेंज करने की जरूरत है। उसके बाद आपको पढ़नी है ग्रामर। अब आपको पहले तो ये समझने की जरूरत है कि भाई आपका पेपर जो पहले जो आता था पेपर, वो 100 नंबर का पेपर बी और 50 नंबर का पेपर ए था। 50 नंबर का पेपर ए मतलब कि जो कंपलसरी है, जो हर टीचर जो ग्रेड 1 का एग्जाम दे रहा है 50 नंबर का पेपर उसको देना है। उसमें आपको हिंदी पूछते थे, इंग्लिश पूछते थे, पेडागोजी पूछते थे, रीजनिंग पूछते थे। और 100 नंबर का आपका जो पेपर है, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट पेपर है, यानी मैथ्स वाले के लिए 100 नंबर का मैथ्स का पेपर आया, इंग्लिश वाले के 100 का मैथ इंग्लिश का आया, हिस्ट्री वाले के लिए हिस्ट्री का आया, और 50 नंबर का पेपर जो सबके लिए कॉमन है। अब इस पैटर्न को उन्होंने चेंज कर दिया है। अब ये 30 मार्क्स का पेपर है। इस 30 मार्क्स में से 10 नंबर की पेडागोजी पूछी जाएगी, 5 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी, 7 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी और 8 नंबर की जनरल चीजें पूछी जाएंगी, रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाएगी, जनरल ज्ञान पूछा जाएगा, आपकी तार्किक एबिलिटी को चेक किया जाएगा। ये जो 100 नंबर का पेपर था वो इन्होंने 20 नंबर हटा के यहाँ से यहाँ कर दिए, क्योंकि ये बात सही है कि जिस सब्जेक्ट को टीचर को पढ़ाना है तो बेसिक वो उस सब्जेक्ट में स्ट्रांग होना चाहिए, और क्योंकि सिलेबस ऐसा लगता है लोगों को बड़ा है तो उस हिसाब से उसको ज़्यादा क्वेश्चन लाने की ज़रूरत है। इसकी बोर्ड को लगी, जो कि एक अच्छा डिसीजन है। तो नाउ यू हैव 120 मार्क्स ऑफ योर स्पेशलिटी, जहाँ पर आप स्कोर कर सकते हैं। दूसरा पैटर्न में चेंज ये है कि पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, अब नेगेटिव मार्किंग शुरू हुई 0.25% की। 0.25% की मतलब यानी कि आपने 4 सवाल गलत किए तो आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। लोग लगता है खराब बात है, ये टेक्निकली बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात इसलिए है कि टीचर को तो कम से कम तुक्के नहीं मारने चाहिए। आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप जो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में आपको या तो श्योरिटी होनी चाहिए, नहीं तो श्योरिटी कर लेनी चाहिए। तो ये नेगेटिव मार्किंग है। पेपर आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है। नेक्स्ट सेशन में आपको क्या पढ़ने की जरूरत है? नेक्स्ट सेशन में पढ़े आप लिटरेचर। लिटरेचर मतलब होगा सर ये भी तो लिटरेचर है, बिल्कुल ये भी लिटरेचर है। ये आपके सिलेबस की लिटरेचर है, यानी कि आपके जो राइटर्स हैं जिन्होंने टॉपिक्स लिखे हैं वो टॉपिक्स आपको इस 40 मिनट के सेशन में पढ़ने। यहाँ लिटरेचर से मेरे कहने का अर्थ है जब आप पुराने पेपर्स को एग्जामिन करेंगे, उन्हें एनालाइज करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी कि आपके पोर्शन में, आपके सिलेबस में पोएम्स भी हैं, आपके पोर्शन में फिगर्स ऑफ स्पीच भी हैं, वो ऑक्सीमोरन भी पूछते हैं, मेटाफर्स भी पूछते हैं, सिमिली पूछते हैं, टाइप्स ऑफ पोएट्री पूछते हैं। तो ये आपको 40 मिनट का समय उसके लिए देना है। इसके 3 4 5 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ऐसा है कि मतलब कम है मटेरियल और नंबर आप यहाँ से अच्छे खींच सकते हैं। फिर आपको क्या पढ़नी है? फिर आपको ग्रामर पढ़नी है। अब ग्रामर पढ़नी है तो लेकिन 2 सेशन आपको क्यों लगाने की जरूरत है ग्रामर के? 2 सेशन आपको इसलिए लगाने की जरूरत है ग्रामर के क्योंकि जो आपका जो पेपर है वो पिछले पेपर उठा के देखेंगे 100 नंबर के पेपर में से 50 नंबर की लिटरेचर है और 50 नंबर के आसपास की ग्रामर है। तो अब यानी कि अगर उसी पैटर्न पर चलते हैं तो 60 नंबर की ग्रामर आएगी, 55 60 50 55 60 नंबर का ग्रामर पोर्शन पूछेगा और 55 60 50 नंबर का वो लिटरेचर पोर्शन पूछेगा। तो ग्रामर
आप लिटरेचर में आपके पास जितना बड़ा एमसीक्यू बैंक होगा, जितना क्वेश्चन आपने ज्यादा लगाया होगा, जितना डेटा आपके पास होगा, जितना सही डेटा आपके पास होगा, तो उतना आपके पास चांसेस ज्यादा होंगे स्कोर करने की। ग्रामर में डेटा से फर्क नहीं पड़ता, आपने जितनी ग्रामर लगाई होगी, आपको ग्रामर लगाई से मेरा कहने का तात्पर्य आपका फंडामेंटल जो है जितना स्ट्रांग होगा, यदि आपका फंडामेंटल बेस है अगर स्ट्रांग कर लेंगे, उस स्ट्रक्चर को समझ लेंगे कि वो स्ट्रक्चर कैसे काम करता है और कैसे बनता है, और आपने सफिशिएंट क्वेश्चन लगा रखे होंगे, तो फिर आपके लिए 60 नंबर का पेपर जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा करने के लिए। तो इसलिए आपको 2 सेशन आपको ग्रामर के देने पड़ेंगे, क्योंकि इनका बेस बनाएंगे तब आप इनकी प्रैक्टिस लगा पाएंगे। तो इनका बेस आपको आने वाले 25-30 दिन के अंदर आपका बेस पूरा क्लियर होते जाना चाहिए। उसके बाद आपको आगे पढ़ने की जरूरत है, उसके आपको पढ़ने की जरूरत है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ये भी आपके पेपर में आप देखेंगे 2, 3, 4, 5 नंबर के से ऊपर के ही आते हैं, 2-2 नंबर के भी आते हैं, तो 6, 7, 8 नंबर हो जाता है। एक नंबर आपके लिए बहुत कीमती है, एक नंबर लोगों का भाग्य लिख सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, जो अप्रोच भी करते हैं कि सर मेरे 87 आए, सर मेरे 83 रह गए, सर मेरे 84 रह गए। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपका 60% है, 60% यानी कि 150 नंबर के पेपर में आपको मिनिमम कितना नंबर लाने, आपको 90 नंबर लाने हैं। अगर आप ये 90 नंबर ले आते हैं तो आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए, एक चेंज और जो इन्होंने पैटर्न में किया है कि पहले 80 पेपर होता था, तो जो पहले चयन प्रतियोगिता थी उसको पात्रता प्रतियोगिता बना गया है, यानी कि आप उसमें क्वालिफाई कर लेंगे तब जाके आप एक नया एग्जाम देंगे। आपने ये सब करने के बाद आपका जो लास्ट सेशन आपने रखना है, दैट इज फॉर रिवीजन। नाउ द रिवीजन शुड बी डन इन 2 मैनर्स। एक तो आपने ये टेक्स्ट पढ़ा, 40 मिनट आपने टेक्स्ट पढ़ा, 5-10 मिनट आपने अपने माइंड को रिलैक्स कर लिया, तो 5-10 मिनट गुजरने के बाद जो 10 मिनट है उसमें आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए जिस ब्रेन को अभी तक हमने सिवाय मेमोराइजेशन के अलावा, रटने के अलावा ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, उस ब्रेन को यूज करने की कोशिश कीजिए कि जो 40 मिनट मैंने पढ़ा था उसमें से मैं कितना रिकॉल बिना किताब उठाए, बिना देखे कर सकता हूँ। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे इनिशियली कि मैं तो बहुत कम रिकॉल कर पा रहा हूँ, कोई समस्या की बात नहीं। हर काम की शुरुआत कहीं ना कहीं से व्यक्ति को करनी चाहिए यदि उसे बड़ी सफलता अर्जित करनी है तो ये 10-10 मिनट के रिवीजन तो यहाँ पर भी होंगे। हर सेशन होने के बाद पहले 5-10 मिनट बिल्कुल बंद कर दें, किताब पढ़ना बंद कर दें, 40 मिनट आपने पढ़ लिया, आराम से पढ़े, बिना लोड लिए पढ़े। इनिशियल डेज में जो अपना जो माइंडफुल अलर्टनेस है वो आपको कहाँ बढ़ानी है, वो आपको यहाँ बढ़ानी है। ये जो 3 सेक्शन है यहाँ पर आपका मेंटली बहुत अलर्ट होना जरूरी है। यहाँ तक जो हम पढ़ रहे हैं ये आपको बिल्कुल जॉयस रीडिंग करनी है, यानी रीड करना है, बस सिर्फ रीड करते चलिए, सिर्फ रीड करते चलिए। वंस यू स्टार्ट रीडिंग यू विल बिकम अ रीडर। आई प्रॉमिस यू दैट यू विल डेफिनेटली बिकम अ लीडर। इफ एनी पर्सन स्पेंड्स 1 hour on daily basis to read something and if he or she is a professional, तो 1 hour इस 24 घंटे का दिन होता है तो 4% होता है दिन का। तो अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा रोज जिस भी प्रोफेशन में है, जिस भी प्रोफेशन में अगर उससे रिलेटेड सही कंटेंट, अच्छा कंटेंट पढ़ता है तो 5 से 10 साल के समय में आपको अपनी इंडस्ट्री के टॉप 4 लोगों में होता है। ये सत्य है। तो आप इस रीडिंग को जॉयस रखें, आराम से पढ़ें, कोई आपको जबरदस्ती जल्दी जल्दी भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते चलेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, उसे एंजॉय कर पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे 5-7 दिन में आपकी स्पीड जो है वो जितना आपने सोचा होगा उससे ज्यादा अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ये आपने 7 सेशन लगाया, जो आपका जो लास्ट सेशन होना चाहिए दिन का, वो लास्ट सेशन ये जो पूरा पढ़ा है उसमें से आप कितना रिकॉल कर पाएंगे। अच्छा मैंने ये पढ़ा था, उसमें मैंने ये वाली पॉइंट पढ़ी, तो उसमें मुझे कितना ध्यान है, कुछ मुझे ध्यान है क्या, थोड़ा बहुत ध्यान है क्या, क्या क्या बात ध्यान है, कुछ समझ में आया था क्या। ये मैंने किताब पढ़ी थी, इसमें मैंने 3 स्टोरी पढ़ी या 4 एक्सरसाइज पढ़ी, तो उसमें मुझे कुछ ध्यान आ रहा है क्या। ये मैंने राइटर पढ़े थे, आज मैंने फ्रांसिस बेकन पढ़े, फ्रांसिस बेकन के रिलेटेड मेरे पास डेटा है, वो डेटा को मैंने रीड किया, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, उन्हें जानने की कोशिश की, उनसे मित्रता करने की कोशिश की, उनसे रिलेशन अच्छे करने की कोशिश की। जिस व्यक्ति से अपने को रिलेशन अच्छा करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आप इन्हें अपना मित्र बनाने की कोशिश कीजिए, ये आपको निराश नहीं करेंगे। लास्ट सेशन में सिर्फ आपको ये रिवीजन करना है। हर सेशन के बाद आपको 5-10 मिनट का गैप लेने के बाद, ब्रेक लेने के बाद, अपने माइंड को रिलैक्स करने के बाद, अपनी आंखों को रेस्ट देने के बाद 10 मिनट का रिवीजन आपको यहाँ पर भी करना है। तो इसलिए मैंने बोला कि आपको करीब करीब 6 घंटा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात, आपको रूटीन में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने की जरूरत है कि आपके जो एग्जाम है, जो नोटिफिकेशन अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें जो पैटर्न में जो चेंजेस थे मैंने आपको बताई दिए हैं। जो अगली इंपॉर्टेंट बात है कि भाई
आपको कौन सी पारी में आपका नंबर आएगा ये किसी को नहीं मालूम है, 7 से 10 वाली में आएगा या दोपहर वाली में आएगा। तो अपने रूटीन को अभी तो कैसे भी जैसा आपका रूटीन है उसमें आप इसको स्टार्ट करें, लेकिन धीरे धीरे उसे इस पैटर्न में लाएं कि आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। क्योंकि अगर आपका 7 बजे आपको पेपर राइट करना है, आपको पेपर को अटेंड करने जाना है, तो 7 बजे आपका मूड जो है, जो बॉडी की जो एडेप्टेबिलिटी है, जो माइंड की एडेप्टेबिलिटी है, अगर आप सोच के वही 8 बजे उठते हैं या आपका 7 बजे नाश्ता करने का टाइम है, कुछ और काम करने का टाइम है, तो एकदम वो जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे आपको उस दिन स्विच करने की कोशिश करेंगे, 2 दिन पहले स्विच करने की कोशिश करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी। आपने जो नॉलेज गेन किया आप उसे वहां पर रिप्रोड्यूस उतनी एफिशिएंसी से नहीं कर पाएंगे। एक और इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत है, जो भी इस पेपर को सीरियसली अटेम्प्ट करना चाहते हैं, जिन्होंने इसे अपना गोल बना हुआ है कि अभी मेरी लाइफ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो यही है। रिवीजन का मैंने आपको बता दिया कि एक रिवीजन रोज फाइनल होना चाहिए। ग्रामर कैसे पढ़ें, कि इस ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि आपके पास कोई मेंटर नहीं है और आपने ऐसा सोचा है कि मैं सेल्फ प्रिपरेशन मुझसे पॉसिबल होता है सर, कि होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है, नो डाउट अबाउट इट कि सेल्फ प्रिपरेशन बिल्कुल होती है। आपने करने की तथा होनी चाहिए, तथा होनी चाहिए मतलब आपको हो सकता है थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ जाए, अगर ऐसा नहीं है कि होती नहीं, आपके पास मेंटर होता है तो आपको एक आपका सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। तो अगर आप खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें जो एक सबसे बड़ी गड़बड़ी जो ज्यादातर बच्चे जो खुद प्रिपरेशन करते हैं वो ये करते हैं कि वो एक किताब देखते हैं, दूसरी किताब देखते हैं, तीसरी किताब देखते हैं। आप अगर ग्रामर ज्यादा किताबों से पढ़ेंगे आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। एक तो जिस चीज का ऑलरेडी बेस क्लियर नहीं है, जो चीज पूरी पूरी लॉजिकल है, उसमें आप जैसे ही अलग अलग राइटर्स की, एक राइटर ने एक बुक लिखी है इंग्लिश ग्रामर की, दूसरे राइटर ने दूसरी लिखी है, उसका पर्सपेक्टिव अलग है, सामने वाले का पर्सपेक्टिव अलग है, कह एक ही बात नहीं लेकिन कहने का तरीका अलग है। तो आपको किस चीज पर फोकस करना है, आपको इस चीज पर फोकस करना है कि किताब से यदि पढ़ रहे हैं तो ऐसी किताब चुनें जिसकी भाषा आपको समझ में आती है, उसकी बात आपको समझ में आती है, उस किताब से ग्रामर पढ़ें। आपके पास ज्यादा किताबें हैं तो उनको इस सेक्शन के लिए यूज करें। आपके ग्रामर की 4 किताबें हैं तो ग्रामर की 4 किताब में उसमें नाउन दिया हुआ, प्रोनाउन दिया हुआ, वॉइस दिया हुआ, नरेशन दिया हुआ, टेंस दिया हुआ, तो जिस किताब की बात आपको समझ में आती है उसी किताब से ही आप नाउन, प्रोनाउन, वॉइस, टेंस, नरेशन जो भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको पढ़ें, उसे 2 किताबों से ना पढ़ें। दूसरी किताब किसके यूज करें कि उस किताब के अंदर हो सकता है भैया वर्ड सब्स्टिट्यूट भी दिए होंगे, इडियम्स भी दिए होंगे, फ्रेजेस भी दिए होंगे, तो इस किताब के आपने लगा लिए तो दूसरी किताब आपके पास है। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो दूसरी किताब में दिए हैं इसमें मान के चलिए 500 दिए वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें दिए 600, तो 100 तो आपके एक्स्ट्रा ही हो गए, उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो इन दोनों में चेंज भी होंगे, तो 100-150 आपके और कंटेंट आपका बढ़ता चला जाएगा। इतनी बात मेरे को लगता है कि यहां तक में कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज कि आपको प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस कैसे होगी? इनिशियली जैसे आपने पढ़ना शुरू किया तो धीरे 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 करके आपका जो सेगमेंट है, यानी कि आपने जो टाइम लिया है कि मैं 40 मिनट पढ़ूंगा या पढ़ूंगी दिन में 8 बार, 8 सेशन मुझे करने हैं, यदि मुझे मैं ऐसा श्योर होना चाहता हूं कि भाई मेरा पेपर निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो मैं आपको श्योर करता हूं कि यदि आप इस रणनीति को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका पेपर निकलेगा, यदि आप ईमानदारी से इस पर अमल करते हैं। अब जैसे आपने एक बार टेक्स्ट पढ़ लिया, आपने टेक्स्ट पढ़ लिया तो टेक्स्ट पढ़ने वाला जो टाइम स्लॉट आपका खाली हुआ तो उसको किससे फिल हो जाएगा? वो प्रैक्टिस हो जाएगा। एनसीईआरटी आप पढ़नी शुरू करेंगे, 6ठी 7वीं 8वीं तक की 9वीं किताब पढ़ने में आपको 2-3-4 दिन ही लगेंगी। आपको बारहवीं तक करते करते आप 10-12 दिन में इससे भी फ्री हो जाएंगी। आया आपकी रीडिंग स्पीड जो भी हो, लेकिन अगर आप उसे इंजॉयबल मोड से पढ़ेंगे, बिना दिमाग पे लोड लिए पढ़ेंगे, तो देखेंगे आप धीरे धीरे आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ये आपका टाइम जो आपको मिला उसको आप इससे रिप्लेस कर देंगे, प्रैक्टिस से रिप्लेस कर देंगे। राइटर आप एक बार अपने फिनिश कर देंगे तो फिर आप इससे रिप्लेस कर देंगे, इसको प्रैक्टिस से रिप्लेस कर देंगे। ग्रामर पोर्शन आपका हो जाएगा तो आप किससे रिप्लेस कर देंगे? तो प्रैक्टिस से रिप्लेस कर देंगे। वही सेम चीज की प्रैक्टिस, वही सेम चीज की प्रैक्टिस। ये लिटरेचर आपका पोर्शन हो जाएगा। आपने पोएट्री पढ़ी, आपने फॉर्म्स ऑफ पोएट्री पढ़ ली, आपने उसके बाद फॉर्म्स ऑफ पोएट्री पढ़ ली, फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ ली, तो उसके बाद क्या लगाएंगे आप? इनकी प्रैक्टिस। ग्रामर पढ़ लिया आपने, क्या लगाएंगे उसकी? प्रैक्टिस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, और ये आपने पढ़ लिए तो क्या लगाएंगे आप इसकी? प्रैक्टिस। यानी जो रिवीजन था, प्रैक्टिस भी क्या है? बेसिकली रिवीजन ही तो है।
यहाँ पे भी आप क्या लगाएंगे, प्रैक्टिस। तो जो आपका जो ये पहले जो फॉर्मेट था, जैसा ये दिख रहा था आपका जो प्रिपरेशन चार्ट था कि किस तरीके से आप तैयारी करेंगे, तो जैसे जैसे 25-30 दिन के आसपास पहुंचेंगे, तो 25-30 दिन में 45 दिन का आपके पास समय है, तो 25-30 दिन के बाद ये जो स्लॉट टाइम है उसमें आप क्या लगा रहे होंगे, प्रैक्टिस लगा रहे होंगे। सारा खेल प्रैक्टिस का है। दो चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्या प्रैक्टिस लगा रहे हैं, प्रैक्टिस जो लगा रहे हैं उसमें भी दो सेक्शन है, एक ग्रामर और दूसरा लिटरेचर। जो लिटरेचर है उसमें सिर्फ आपको इकलौती एक ऐसी चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका जो कंटेंट का जो सोर्स है वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल होना चाहिए मतलब आप टीचर से पढ़ रहे हैं तो आपको टीचर पे 100% ट्रस्ट होना चाहिए। मेरे ख्याल से तभी पढ़ना चाहिए आपको ट्रस्ट हो कि जो मुझे जो कंटेंट दिया जा रहा है, जो मुझे डेटा दिया जा रहा है लिटरेचर का, वो सही है। जो ग्रामर है, ग्रामर में आपको एक चीज ध्यान रखनी है सर कि जो ग्रामर में अब आपका जो प्रैक्टिस लगानी है वो सारी हमेशा कैसी लगानी है, एमसीक्यू बेस्ड लगानी है, क्योंकि आपका पेपर किस पैटर्न में आता है, वो एमसीक्यू पैटर्न में आता है। तो इसलिए सारी प्रैक्टिस जितनी भी लगेगी, जितना भी रिवीजन होगा, वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की आपसे क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद आपका ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, ये तीनों ऑप्शन है। तो लिटरेचर में तो आपके पास क्योंकि वो डेटा बेस्ड है, तो जहां सी है वहां सी आएगा, जहां बी है वहां बी आएगा। लेकिन जब आप जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे, तो अगर वहां पर आप सी टिक कर रहे हैं, वहां पर आप बी टिक कर रहे हैं, वहां पर ए टिक कर रहे हैं, वहां पर डी टिक कर रहे हैं, आप जो भी टिक कर रहे हैं, यू शुड हैव द आंसर व्हाई। कि अगर ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया, द गर्ल्स हैज बीन डांसिंग ऑल द नाइट, तो वहां पे नीचे उसने ऑप्शन में दे दिया कि यहाँ पे हैज बीन आएगा, हैड बीन आएगा, हैड बीन आएगा, शुड हैव बीन आएगा। तो आप अगर उसमें हैड बीन लगा रहे हैं या आपने कुछ भी और लगा रहे हैं, तो वो क्यों लगा रहे हैं आपको पता होना चाहिए, तभी उसको लगाने का कोई फायदा है। बहुत लोग ग्रामर को रटने की कोशिश करते हैं। ग्रामर समथिंग विच इज अप्लाइड, ग्रामर इज समथिंग विच इज अ स्ट्रक्चर। तो एक बार आपने स्ट्रक्चर सीख लिया तो आपको ये भी पता होगा कि भाई ये जो मैं चूज कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। आप खुद पढ़ रहे हैं तो पता करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप किसी मेंटर के थ्रू पढ़ रहे हैं, किसी टीचर की गाइडेंस में पढ़ रहे हैं, तो टीचर की जिम्मेदारी की वो आपकी बेस को क्लियर करे। लेकिन अगर आपको इस पेपर को निकालना है, आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप सफल हो, तो आपको अपना बेस क्लियर करना ही पड़ेगा, चाहे वो आप खुद कर लें या आपके मेंटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतना यदि आप करते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो आप 35-40 दिन में उस कंडीशन में आ जाएंगे कि आपको यू वुड बी मोर कॉन्फिडेंट, यू वुड बी इन अ कंडीशन कि आपको पता होगा कि हाँ ये एग्जाम को मैं फ्लाइंग कलर से क्लियर करने वाला हूँ। और आई होप कि ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको पसंद आए और आपके किसी काम आए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको इसी पैटर्न से पढ़ाई करनी है, पर ये एक रणनीति है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। और मुझे ऐसा लगता है, मेरे एक्सपीरियंस से, कि इस रणनीति से जब तक मेरे पास रिजल्ट आए, तो आने वाले समय में उनको मैं और सुनिश्चित कर पाऊंगा कि 100% रिजल्ट आ पाए। आप इस जर्नी के लिए आपको मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड माय बेस्ट विशेस कि आप इस जर्नी में आपके सपनों को ईश्वर साकार करे, आपको भगवान सद्बुद्धि दे, आप सही डिसीजन लें, सही तरीके से तैयारी करें, सही मेहनत करें। और यदि इस जर्नी में आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। रीड टू लीड कैन बी डन।